नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत सामान्यकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ सामान्यकालीन। राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, संकटकालीन शक्तियाँ और सामान्यकालीन शक्तियाँ। आज हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ पढ़ रहे हैं और सामान्यकालीन शक्तियों को भी कार्यपालिका शक्तियाँ, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इन शक्तियों का प्रयोग वह या स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कर सकता है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह इनका प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से कर सकता है। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत हम विभिन्न शक्तियाँ देखते हैं, जिसमें पहला आता है शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। यानी संविधान में भी अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाएंगे। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना पाने का अधिकार है और प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सूचना दे, जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। तो समस्त कार्य, समस्त महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कार्यपालिका शक्तियों में दूसरा हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनको अपने पद से हटा भी सकता है। भारतीय राष्ट्रपति संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और विदेशों में राजदूत आदि। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कतिपय प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति का भी अधिकार है, जैसे अंतर्राज्य परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग तथा पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। लेकिन इनमें से कुछ अधिकारियों
की पदच्युति के संबंध में उसे विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति देश के महत्वपूर्ण अधिकारियों सभी को नियुक्त करता है और उनको पद से हटा भी सकता है एक विशेष प्रक्रिया को अपना करके। तो कार्यपालिका की शक्तियों में अन्य आता है विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। कई प्रकार के नियमों का निर्माण भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। और कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तो विभिन्न प्रकार के नियमों के निर्माण की शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है और यह उसकी कार्यपालिका शक्तियों में ही आता है। कार्यपालिका शक्तियों में अन्य आता है संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति, संघ की इकाइयों यानी राज्य, प्रांत, उन पर नियंत्रण की शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित कर सकता है। यानी संघ का कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते राज्यों को भी वह नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित कर सकता है। समन्वित नीति तथा राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटाने के लिए वह तथा परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी करता है। राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए और परामर्श देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति ही करता है। कार्यपालिका शक्तियों में आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व करना। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व करना। भारतीय संघ का प्रमुख होने के लिए या भारतीय संघ का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत और कूटनीतिज्ञों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। परंतु जहां तक विदेशों में संधियां और समझौते करने का संबंध है, हालांकि ये संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु इस संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के हाथ में ही रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, देश के राजदूत, वाणिज्य आयुक्त विदेशों में नियुक्त किए जाते हैं और विदेशों से आने वाले राजदूतों और कूटनीतिज्ञों के प्रमाण पत्र स्वीकार करना राष्ट्रपति का काम है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करना भी उनका उत्तरदायित्व है, उनकी शक्तियों में आता है। कार्यपालिका शक्तियों में अन्य शक्ति है सर्वोच्च सेनापति के रूप में कार्य करना। सर्वोच्च सेनापति है राष्ट्रपति, भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदा के लिए निश्चित कर दिया है कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्तियां केवल संसद को प्राप्त हैं
अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। हालांकि कार्यपालिका अध्यक्ष होने के नाते वह तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है और यह जरूर निश्चित हो गया है कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन ही रहेगी, राष्ट्रपति के अधीन रहेगी। तो ये हमने पढ़ी कार्यपालिका शक्तियाँ, सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ पढ़ी। अब आता है विधायी शक्तियाँ, विधायी नहीं शक्तियाँ राष्ट्रपति की। इसके अंतर पहला आता है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी शक्तियों में विधायी क्षेत्र का प्रशासन, राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और उसी के द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है। वह अधिवेशन बुलाता है और उसका सत्र का अवसान भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है और इस अभिभाषण में शासन की नीति का वर्णन किया जाता है। अन्य अवसरों पर दोनों या किसी एक सदन को संदेश भेजने के अतिरिक्त वह इनकी बैठक में भाषण दे सकता है और किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में वह उनकी संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। यानी अधिवेशन बुलाता है, अभिभाषण देता है और मतभेद होने की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति बुला सकता है। तो राष्ट्रपति के भाषण से ही जो अधिवेशन, पहला अधिवेशन शुरू होता है। तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन करने का उसको अधिकार है। विधायी शक्तियों में दूसरा आता है सदस्यों को मनोनीत करना। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। कितने? 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों विशेष क्षेत्र में योगदान देने वाले और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है विधायी क्षेत्र में। विधायी क्षेत्र में आगे आता है विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग, वीटो का। विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप धारण करता है। वह विधेयक को अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को विशेष ध्यान रखें, कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। लेकिन यदि यह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है, पुनः पास कर दिया जाता है संसद द्वारा, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। तो साधारण विधेयक में मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है और संसद अगर फिर से पास कर देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के सिवाय कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। विधायी शक्तियों में आगे आता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है जिसमें भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो और कोई कानून की आवश्यकता हो, उसमें राष्ट्रपति को
अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। यानी जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कानून की विशेष आवश्यकता हो देश को, उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और ये अध्यादेश जो है वो संसद का जब अधिवेशन शुरू होता है उसके 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। इसे पूर्व भी समाप्त कर सकती है संसद चाहे तो, लेकिन नहीं चाहे तो 6 सप्ताह तक वो जारी रहते हैं। और संसद चाहे तो इनको कानून का रूप दे करके परमानेंट भी स्वीकार किया जा सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है और एक महत्वपूर्ण शक्ति है। विधायी शक्तियों में आगे आता है राज्यों के संबंध में विधायी का शक्ति। राज्यों के बारे में भी राष्ट्रपति को राज्यों की विधानमंडल के संबंध में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है, यदि कोई राज्य कुछ विषयों पर अधिनियम बनाता है तो वे अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लागू होंगे। ये अधिनियम है, पहला है राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। दूसरा है वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध हो। यानी ऐसे अधिनियम, ऐसे विषयों पर बनाए गए अधिनियम जिस पर संसद को भी कानून बनाने का अधिकार हो और संसद द्वारा निर्मित अधिनियमों से राज्य के अधिनियम मेल नहीं खाते हो या उनका विरोध हो। और तीसरे प्रकार के हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक। तो इनको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए रखना पड़ता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखना पड़ता है। दूसरा आता है राज्यों के संबंध में विधायिका शक्तियों में है, किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यानी इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो थे राज्य विधानसभाओं में पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक थी, और इनमें कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वो कौन से हैं? किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तो राज्यों के संबंध में भी विधायिका शक्ति है। तो विधायिका शक्तियों में विधान आता है विधायी क्षेत्र का प्रशासन करना, सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, विधेयकों पर वीटो का निषेधाधिकार का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार और राज्यों के संबंध में विधायिका शक्ति। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, वित्तीय पावर भी हैं। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय की अनुमानित विवरण रखवाएगा। भारत सरकार के आय व्यय का अनुमानित विवरण रखवाएगा और उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। यानी बजट जो है, यानी जो वित्त विधेयक है, वो लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। वित्तीय शक्तियों में आता है। और इसी में आता है कि भारत की आकस्मिकता निधि, कॉन्टीजेंसी जो फंड है,
उस पर भी उसका नियंत्रण रहता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। वह इस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व ही धनराशि दे सकता है। राष्ट्रपति जो है संसद की अनुमति से पहले ही, आज्ञा प्राप्त करने से पहले ही कॉन्टीजेंसी फंड या आकस्मिकता निधि से व्यय की अनुमति, आकस्मिक व्यय की अनुमति दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को वित्तीय आयोग की नियुक्ति करने का भी अधिकार है, जो राज्यों की आर्थिक सहायता तथा करों की आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वित्त आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रपति को अधिकार है। यानी वित्तीय शक्तियों में आता है बजट रखना की अनुमति देना, बजट लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देना और आकस्मिकता निधि से खर्च की अनुमति देना, वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तो महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी गई हैं। अब आता है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में न्यायिक शक्तियां भी शामिल हैं। राष्ट्रपति किन्हीं अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या उनके दंड को स्थगित या कम कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किन्हीं अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है, उनके दंड को स्थगित या कम कर सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को सर्व क्षमा प्रदान करने के लिए, सर्व क्षमा प्रदान करने की शक्ति भी उसे प्राप्त है, लेकिन इसके लिए उसे संसद की अनुमति आवश्यक होगी। न्यायिक शक्ति में आगे आता है संविधान ने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांग सके, उच्चतम न्यायालय की राय मांग सके, जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्नग्रस्त हो सकते हैं। यानी विधि से संबंधित कोई मामला है तो राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से, संविधान से संबंधित कोई मामला है तो राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। तो न्याय के संबंध में उसे क्षमा करने का, सर्व क्षमा करने का और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो आज हमने राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत सामान्यकालीन शक्तियाँ पढ़ी। धन्यवाद।